Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 25, which is about capacitors and inductors. In previous lectures, we have studied about only one circuit element, which is known as resistor. In this lecture, we shall introduce two very important linear passive circuit elements, capacitor and inductor. So इस lecture में we will cover the following topics: introduction to capacitor and inductor, then we will see capacitor individually and we'll discuss it in detail. then हम बात करेंगे कि capacitors को सीरीज और पैरेलल में कैसे कंबाइन किया जाता है. उसके बाद हम इंडक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे and then we will see how to combine inductors in series and parallel. So सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टर की, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिटेल से स्टडी कर चुके हैं और इससे रिलेटेड हमने डिफरेंट सर्किट्स भी बनाए थे, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल सर्किट्स, और फिर हमने रेजिस्टर में वोल्टेज फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग ओम्स लॉ. इसके अलावा हमें करंट हमने देखा था कि I इज़ इक्वल टू V बाई R. रेजिस्टर में हमने पावर फाइंड आउट की थी. इसके अलावा हमने रेजिस्टर की पावर रेटिंग की बात की थी. इस तरह फिर हमने बहुत से सर्किट्स देखे थे जो प्योरली रेजिस्टिव थे और उन पे फिर हमने डिफरेंट सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स अप्लाई की थी. सो रेजिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट व्हिच डिसिपेट एनर्जी ओनली. अब हम बात करते हैं अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट पैसिव लीनियर सर्किट एलिमेंट्स, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. Capacitor and inductor can store energy only and they can neither generate nor dissipate energy. जैसे कि रेजिस्टर में आपने देखा था कि एनर्जी डेसिपेट हो रही होती है, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर में एनर्जी डेसिपेट नहीं होती है. इसमें एनर्जी इन दोनों में एनर्जी स्टोर होती है और उसके बाद फिर उस स्टोर्ड एनर्जी को हम एट द लेटर टाइम वी कैन रिट्रीव इट. Capacitors. A capacitor consists of two conducting plates separated by an insulator or dielectric. So इस फिगर में आप एक टिपिकल कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं. ये आपके पास टू प्लेट्स हैं. दिस इज सपोज प्लेट 1 एंड दिस इज द प्लेट नंबर 2. सो इन टू प्लेट्स के दरम्यान में एक इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक होता है. ये जो प्लेट्स होती हैं ये मोस्टली एल्युमिनियम फॉयल की बनी होती हैं और इन प्लेट्स के दरमियान में जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो एयर भी हो सकती है, वो सिरेमिक भी हो सकती है, वो कोई पेपर भी हो सकता है. और ये राइट साइड पे आपको ये कैपेसिटर की एक सिंबल नज़र आ रही है जिसमें ये टू पैरेलल आपके पास लाइंस है और ये उसकी टू लीड्स हैं और आगे हम इसी सिंबल को यूज़ करेंगे. ये जो आप एक फार्मूला देख रहे हैं, C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D. दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेयर A इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट, D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड एप्सिलॉन इज़ द permittivity of dielectric, and epsilon is equal to epsilon r into epsilon naught, और epsilon naught की वैल्यू ये होती है. सो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर, सो उसमें आप क्या करते हैं कि आप बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एक प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल को दूसरी प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं. इनिशियली हमें पता होता है जब
क्योंकि हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तो कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि कंडक्टर होते हैं और एज वी नो दैट इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास करंट की डायरेक्शन ये बन जाती है। तो जो बैटरी का पॉजिटिव साइड है वो इस प्लेट से, जब ये न्यूट्रल स्टेट में थी तो इसमें बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे तो उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो यहाँ पे फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास पे पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह बैटरी का जो नेगेटिव साइड है वो इस दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज को डिपॉजिट करना शुरू हो जाती है। तो इस तरह आपके पास एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं। और हमें पता है कि जब आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इस तरह इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बिकॉज ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। सो ये जो फोर्स होती है ये एक्चुअली इनविजिबल लाइंस होती हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही होती है। सो हम कह सकते हैं कि द कैपेसिटर इज सेट टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है दैट इज एक्चुअली द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होती है? द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट अ कैपेसिटर कैन स्टोर per unit of voltage across its plate is its capacitance, और इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज अ मेजर ऑफ अ कैपेसिटर्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। द मोर चार्ज पर यूनिट ऑफ वोल्टेज दैट अ कैपेसिटर कैन स्टोर द ग्रेटर इट्स कैपेसिटेंस। सो इस स्टेटमेंट को हम इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो अगर प्लेट्स के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, अगर चार्ज कम होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया है, C इज इक्वल टू Q बाई V। अभी जो हमारे पास फार्मूला आया था C इज इक्वल टू Q बाई V, इसको हम रीअरेंज करके दो और फार्मूलाज बना सकते हैं। Q इज इक्वल टू CV एंड V इज इक्वल टू QC। ये सिंपली इस फार्मूले को आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आप यहाँ से Q और V दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है एंड 1 फैरेड इज द अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड विद 1 वोल्ट अक्रॉस द प्लेट। सो अगर मैं इसको, अगर आप इस फार्मूले को देखें C इज इक्वल टू Q बाई V। सो इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि Q की यूनिट कूलम्स होती है और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स होती है और कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है। सो 1 फैरेड is the amount of capacitance when 1 coulomb of charge is stored with 1 volt across the plates. Although the capacitance C of a capacitor is the ratio of the charge per plate to the applied voltage,
जो कि हम पहले देख चुके हैं कि C इज इक्वल टू Q बाई V, बट दिस कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन Q और V। ये आपके पास कैपेसिटेंस गिवन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D। सो अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस के ऊपर कौन से 3 फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज एरिया, A, द लार्जर द एरिया द ग्रेटर द कैपेसिटेंस, बिकॉज आप इस फॉर्मूले में अगर देखें तो आपको नज़र आएगा कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया A। सो अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, और अगर हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगी। नंबर 2, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स, D। सो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। द स्मॉलर द स्पेसिंग द ग्रेटर द कैपेसिटेंस, क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो अगर D ग्रेटर होगा तो कैपेसिटेंस स्मॉलर होगी, और इसी तरह अगर D स्मॉलर होगा तो कैपेसिटेंस ग्रेटर होगी। नंबर 3, मटेरियल परमिटिविटी, एप्सिलॉन, द हायर द परमिटिविटी द ग्रेटर द कैपेसिटेंस। अगेन फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन सी दैट कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन अगर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी आपके पास ग्रेटर होगी, और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटेंस भी आपके पास कम होगी, और ये हर मटेरियल की परमिटिविटी डिफरेंट होती है। सर्किट सिंबल्स फॉर कैपेसिटर, इस फिगर ए में आप देख सकते हैं ये आपके पास कैपेसिटर का सिंबल है, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें 2 पैरेलल लाइंस होती है और इसकी 2 टर्मिनल्स होते हैं। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर, और अगर आप यहाँ पे एक एरो लगा दें टिल्टेड फॉर्म में तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। सो अकॉर्डिंग टू द पैसिव साइन कन्वेंशन, करंट इज कंसिडर्ड टू फ्लो इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर व्हेन द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड। तो हम ये साइन देंगे, इस साइड को हम पॉजिटिव कहेंगे और इस साइड को नेगेटिव। अगर करंट पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा होगा तो इट मीन्स कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और अगर करंट पॉजिटिव साइड से लीव हो रहा होगा तो इट मीन्स कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सेम कन्वेंशन हम यूज करेंगे फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर के लिए और वेरिएबल कैपेसिटर के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर्स एंड वेरिएबल कैपेसिटर्स। जैसे कि हमने रेजिस्टर्स के केस में देखा था कि हमारे पास 2 किस्म के रेजिस्टर्स होती हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है उसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, उसको आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि रेजिस्टर के केस में हमने वेरिएबल रेजिस्टर की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक पोटेंशियोमीटर था और एक रियोस्टैट। सो इसी तरह कैपेसिटर में भी आपके पास 2 इकसाम होती हैं, एक को फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर कहते हैं और एक को वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर की। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर्स हैं। फिगर ए में आपके पास पॉलिएस्टर कैपेसिटर है, फिगर बी में आपके पास सिरेमिक कैपेसिटर है, इसको फिल्म कैपेसिटर भी कहते हैं, और फिगर सी में आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिएस्टर कैपेसिटर की। पॉलिएस्टर कैपेसिटर दे आर basically lighter in weight and stable, and their change with temperature is predictable. तो पॉलिएस्टर कैपेसिटर में आप डाइइलेक्ट्रिक मीटर
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल माइका और पॉलीस्टाइरीन। अब हम बात करते हैं फिल्म कैपेसिटर की। फिल्म कैपेसिटर आर रोल्ड एंड हाउस्ड इन मेटल और प्लास्टिक फिल्म। Film capacitor actually consists of two metal foil electrodes made of aluminum foil separated by a piece of plastic film. So इसमें आपके पास 2 electrodes होते हैं जो एल्यूमिनियम के बने होते हैं और उनके दरमियान में एक प्लास्टिक फिल्म होती है। That's why इसको हम फिल्म कैपेसिटर कहते हैं। And third is electrolytic capacitor. Electrolytic capacitor is a type of capacitor that uses an electrolyte, which is an ionic conducting liquid, as one of its plate to achieve a larger capacitance per unit volume than others. तो ये आपके पास इस तरह तो फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर्स की 3 टाइप्स हैं जिसको हमने अभी डिटेल में स्टडी किया है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर की। सो फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। वन इज ट्रिमर कैपेसिटर एंड अदर इज फिल्म ट्रिम कैपेसिटर, और ये कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स होती हैं कैपेसिटर्स की, लेकिन मोस्टली यूज टाइप्स यही हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ ट्रिमर कैपेसिटर इज वेरिड बाय टर्निंग द स्क्रू। इस स्क्रू को अगर आप वेरी करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर तो आप इसकी कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं। द ट्रिमर कैपेसिटर इज ऑफन प्लेस्ड इन पैरेलल विद अनदर कैपेसिटर so that the equivalent capacitance can be varied slightly. वेरिएबल कैपेसिटर्स की बहुत सी एप्लीकेशन है और ये बहुत सी जगहों पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इनको हम यूज़ करते हैं रेडियो रिसीवर्स में, अलाउइंग वन टू ट्यून टू वेरियस स्टेशंस। इसके अलावा कैपेसिटर्स के और भी यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल कैपेसिटर्स डीसी को ब्लॉक करते हैं, एसी को पास करते हैं, शिफ्ट फेज शिफ्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और एज अ टेम्परेरी बैटरी भी यूज़ हो सकते हैं, मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए और नॉइस को सप्रेस करने के लिए भी हम वेरिएबल कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। चार्ज इन अ कैपेसिटर। The relationship between the charge in plates and the voltage across a capacitor is given below. जैसे कि हमने पहले इसके लिए एक फार्मूला देखा था, Q is equal to CV। तो अगर इस फार्मूले को हम ग्राफिकली ड्रा करें तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। अगर आपके पास एक्स एक्सिस को हम वोल्टेज लेते हैं और वाई एक्सिस को हम चार्ज लेते हैं तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके पास चार्ज की वैल्यू भी उसी रेशो से इंक्रीज हो रही होती है। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होती जा रही है चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। सो वी कैन से दैट चार्ज इंक्रीजेज directly as electric potential। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। सो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन सी दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड वोल्टेज। अब हम बात करते हैं वोल्टेज रेटिंग की। सिंस Q is equal to CV, the plate charge increases as the voltage increases, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं और हम
प्रीवियस स्लाइड में देख भी चुके हैं कि चार्ज और वोल्टेज में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। जब प्लेट पे चार्ज इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स इंक्रीजेज। जब आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगी तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार भी ज़्यादा होगी। If the voltage across a capacitor is so large that the field intensity is large enough to break down the insulation of the dielectric, the capacitor is out of work. जब आप कैपेसिटर के क्रॉस हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा। हर कंपोनेंट, हर डिवाइस की एक रेटिंग होती है। जैसे कि रेजिस्टर्स के केस में हमने बात की थी पावर रेटिंग की, कि हर रेजिस्टर की एक पावर गिवन होती है, अगर उससे ज़्यादा उसको आप पावर प्रोवाइड करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। इसी तरह कैपेसिटर्स की वोल्टेज रेटिंग होती है, हर कैपेसिटर के ऊपर एक वोल्टेज मेंशन होती है। अगर आप उसको उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपका कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा। Hence, every practical capacitor has a maximum limit on its operating voltage. IV relation of capacitor. जैसे कि हम इस रिलेशन को पहले देख चुके हैं, Q is equal to CV। अगर हम is equal to की दोनों साइड्स पे जो आपके पास टर्म्स हैं इनका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, अगर Q के डेरिवेटिव लें तो आपके पास आ जाएगा dQ by dt, और इसी तरह C क्योंकि आपके पास कांस्टेंट है इसको आप इधर रखते हैं बाहर, और यहाँ पे आप V का टाइम डेरिवेटिव ले लें। तो आपके पास अब आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव ये फॉर्म आ जाएगी, और एज वी नो दैट dQ by dt is equal to current I, so we can write that I is equal to C dV by dt. So this is the current through capacitor। और अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर ड्रा करें तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। सपोज हम एक्स एक्सिस को dV by dt कहते हैं और वाई एक्सिस को हम करंट लेते हैं, तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो दिस स्ट्रेट लाइन इज शोइंग दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, कि जैसे जैसे कैपेसिटर के क्रॉस हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। एंड द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज द कैपेसिटेंस, जो कि कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस वेरी नहीं कर रही। सो जो कैपेसिटर इस ग्राफ को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम कहते हैं लीनियर कैपेसिटर, और जो कैपेसिटर इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन लीनियर कैपेसिटर। और नॉन लीनियर कैपेसिटर में आपके पास ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि उसमें एक डिफरेंट सा ग्राफ बनता है, एक कर्व बन सकता है मे बी आपके पास लाइक दिस। So as I is equal to C dV by dt, और अगर इसको हम रीअरेंज करें, इसको मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं I by C is equal to dV by t, एंड इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ dV by dt is equal to I by C, और यहाँ से हम dV की वैल्यू लिख सकते हैं
1/c into I dt। तो अब दोनों साइडों का इंटीग्रल ले लें। तो आपके पास ये आ जाएगा Vt इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रल I dt and limit is from -infinity to t। and here v minus infinity is equal to 0। it means के कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज थी वो एट टाइम माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज नहीं था। और इस फार्मूले को हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें हमने एक टर्म ऐड कर दी है वी टी नॉट and limit is now from t naught to t, and where Vt naught is the voltage across the capacitor at time t naught, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। So from this equation we can say that capacitor voltage depends on the past history of the capacitor's current, hence the capacitor has memory and this property is often exploited। और इस प्रॉपर्टी को हम कंप्यूटर एप्लीकेशन में मोस्टली यूज़ करते हैं। पावर एंड एनर्जी स्टोरिंग इन कैपेसिटर। एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ पावर इज P इज इक्वल टू VI, सो I इज इक्वल टू C dV/dt, और इसको हमने V से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास ये बन जाएगा CV dV/dt। अब हम बात करते हैं एनर्जी इन कैपेसिटर। सो एनर्जी का फार्मूला हमारे पास ये है W इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट इज फ्रॉम -infinity to t P into dt। सो दिस इज द फार्मूला फॉर एनर्जी इन कैपेसिटर, और इसमें P की वैल्यू हम पुट कर देते हैं ये वाली, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास dt से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी C इंटीग्रल ऑफ V dV एंड लिमिट इज फ्रॉम -infinity to t। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा v²/2, तो ये v² आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 आप इसको यहाँ लिख देंगे। और अब इसमें हम ये लिमिट्स पुट करते हैं, तो आपके पास एनर्जी के लिए फार्मूला आ जाएगा 1/2 CV², एंड एज वी नो दैट V minus infinity is equal to 0। इट मीन्स के कैपेसिटर के ऊपर इस टाइम पे कोई वोल्टेज नहीं थी। अब एनर्जी की दूसरी फॉर्म है, अगर इसमें आप वोल्टेज V की जगह Q/C पुट कर देंगे तो आपके पास एनर्जी की ये एक और फॉर्म आ जाएगी Q² डिवाइडेड बाय 2C। अब हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैपेसिटर। सो दिस इज द करंट through the capacitor, and this current is equal to C dV/dt। So here the important thing is the derivative of V with respect to time। So when V is a constant voltage then current is 0, because जब आप V की जगह कोई constant value पुट करेंगे तो constant का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आपके पास करंट 0 आ जाएगा। A constant voltage across a capacitor creates no current through the capacitor। The capacitor in this case is the same as an open circuit। तो जब हम constant voltage अप्लाई करते हैं across the capacitor, तो after some time
कैपेसिटर के क्रॉस भी वही वोल्टेज अपीयर हो जाती है जो कि वोल्टेज सोर्स की होती है, और जब ये दोनों वोल्टेजेस इक्वल हो जाती हैं तो फिर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं और इसमें से फिर करंट पास नहीं करता। जब करंट पास नहीं करेगा तो वो कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। So we can say that a capacitor is an open circuit to DC, कि जब कभी भी कैपेसिटर के क्रॉस हम DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर एज एन ओपन सर्किट बिहेव करेगा, वहां से करंट पास नहीं करेगा। However, if a battery DC voltage is connected across a capacitor, the capacitor charges। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगी क्योंकि कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्ज हो रहा है फ्रॉम बैटरी, लेकिन उसमें से करंट पास नहीं करेगा। द वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर मस्ट बी कंटिन्यूअस। द वोल्टेज ऑन अ कैपेसिटर कैन नॉट चेंज अब्रप्टली। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे वोल्टेज का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द डेरिवेटिव ऑफ अ टाइम वेरिंग क्वांटिटी इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी। सो देयरफॉर वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर इज कॉन्टिन्यूस। इफ सपोज इफ V is abruptly changed, if V is abruptly changed, then the current will have an infinite value that is practically impossible. Therefore, a capacitor is impossible to have an abrupt change in its voltage except an infinite current is applied. So यहाँ पे आपके पास फिगर ए में एक वेव फॉर्म है and this waveform is showing the voltage with respect to time. So this voltage across a capacitor is acceptable form, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप फिगर बी को देखें तो इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर द कैपेसिटर वोल्टेज टू टेक दिस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे एक अब्रप्ट चेंज आ रहा है। सो कैपेसिटर के क्रॉस इस तरह की वोल्टेज नहीं हो सकती। कन्वर्सली द करंट थ्रू अ कैपेसिटर कैन चेंज इंस्टेंटेनियसली। So we can say that the voltage across a capacitor is continuous, whereas the current through a capacitor can change instantaneously. अब इसी चीज़ को हम एक और तरीके से देखते हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कंटिन्यूस कैसे होती है। As we know, the formula of energy W of t is equal to 1/2 CV square. And this indicates that energy is proportional to voltage squared. And since injecting or extracting energy can only be done over some finite time, so voltage cannot be changed instantaneously across a capacitor. The ideal capacitor does not dissipate energy. It takes power from the circuit when storing energy in its field and returns previously stored energy when delivering power to the circuit. So, ideal capacitor जो होता है वो energy dissipate नहीं करता। पहले वो fully charge हो जाता है और then उसी charge को हम आफ्टर सम टाइम और व्हेन रिक्वायर्ड इसको रिट्रीव कर सकते हैं। अ रियल नॉन आइडियल कैपेसिटर हैज़ अ पैरेलल मॉडल लीकेज रेजिस्टेंस एज शोन इन दिस फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपके पास कैपेसिटर के पैरेलल एक लीकेज रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू
100 मेगा ओम्स तक हो सकती है, लेकिन नॉर्मली हम इस लीकेज रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। Now we solve some examples related to capacitor. Example number 1, part A, calculate the charge stored on a 3 picofarad capacitor with 20 volts across it. And part B is find the energy stored in the capacitor. So इसका solution देखते हैं. So as we know that Q is equal to CV, and since C is equal to 3 into 10 raised to power minus 12 and V is equal to 20 volts, तो इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 60 पिको कूलम्स। पार्ट बी, द एनर्जी स्टोर्ड इज, दिस इज द फॉर्मूला for energy, W is equal to 1/2 CV square. So इसमें हम C की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 3 into 10 raised to power minus 12 गिवन है, और V की वैल्यू हम पुट करते हैं जो कि 20 और 20 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी 600 पिको जूल। Example 2, the voltage across a 5 microfarad capacitor is V of t is equal to 10 cos 6000 t volts. Calculate the current through it. So this is the voltage across the capacitor of value 5 microfarad, और हमने करंट कैलकुलेट करना है। So करंट का फॉर्मूला हमें पता है, I is equal to C dV by dt. So इसमें C की वैल्यू पुट करें 5 into 10 raised to power minus 6, because it is 5 microfarad, so micro is equal to 10 raised to power minus 6. तो यहाँ पे हमने C की वैल्यू पुट कर दी है, and D by dt into V की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें जो कि यहाँ पे आपको गिवन है। So जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -10 sin 6000 t इंटू 6000। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 into 10 raised to power minus 6 से, तो आपके पास करंट की वैल्यू ये आ जाएगी। Example 3, determine the voltage across a 2 microfarad capacitor if the current through it is I of t is equal to 6 exponential raised to power minus 3000 t milliampere। अगर ये आपके पास करंट है and this is the value of capacitor, तो हमें इसमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। As we know the formula for voltage, जो कि लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ है कि द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज इज 0। सो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं V of 0 इज इक्वल टू 0। सो इसमें V of 0 की जगह हम 0 पुट कर देते हैं, और यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास, और जब सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट्स पुट करने के बाद, तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस रेज़ टू पावर माइनस 3000 t इंटू V। अब इसमें जो इन एग्जांपल्स में जो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन ये आप लोग FSC में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप इन क्वांटिटीज़ का ईज़िली डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, example number 4, obtain the energy stored in each capacitor in the following figure under DC conditions। तो ये आपके पास एक सर्किट है और इसमें आपके पास एक
डीसी सोर्स है जो कि करंट सोर्स है, और इसमें हमने फाइंड आउट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, कि इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है और इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो जैसे कि हमें पता है कि अंडर डीसी कंडीशंस कैपेसिटर बिहेव एन ओपन सर्किट, जैसे हमें पता है कि अंडर डीसी कंडीशन कैपेसिटर्स बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, तो कैपेसिटर C1 ओपन होके आपके पास ये दो टर्मिनल्स छोड़ देगा और कैपेसिटर C2 भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो इसकी क्रॉस वोल्टेज होगी इसको हम V2 कह दिया, और इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज होगी इसको हमने V1 कह दिया। सो इसके बाद हम करंट I फाइंड आउट करते हैं, दिस इज करंट I। तो क्योंकि यही कैपेसिटर भी ओपन है और ये कैपेसिटर भी ओपन है, तो अब आपके पास जो रिमेनिंग सर्किट बचेगा वो कुछ इस तरह का होगा। This is current source of 6 milliampere. This is a resistor of 3 kilo ohm and this is resistor of 2 kilo ohm and ये आपके पास 4 किलो ओम का रेजिस्टर है, और 5 किलो ओम रेजिस्टर का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ये पाथ ब्रेक हो गया है, ओपन हो गया है। तो अब आपके पास सर्किट की ये फॉर्म आ जाएगी। अब इस सर्किट को देखते हुए हम करंट I फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज करंट I। सो बाय यूजिंग CDR करंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक दिस 3, क्योंकि ये एक ब्रांच है आपके पास और ये दूसरी ब्रांच है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इस करंट को फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके ऑपोजिट रजिस्टर को हम ऊपर रखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम 3 + 2 + 4 इंटू करंट एंटरिंग इंटू दिस नोड विच इज 6 मिलीएम्पियर। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो करंट I है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 मिलीएम्पियर। अब हम V1 की बात करते हैं। सो V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस 2 किलो ओम रजिस्टर। सो हमें क्योंकि करंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया है जो 4 किलो ओम रजिस्टर में से पास कर रहा है, और क्योंकि 2 किलो ओम और 4 किलो ओम रजिस्टर इस फिगर में आप देखें ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो उन दोनों में से सेम करंट पास कर रहा है, और V1 इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है एंड V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर। सो V1 इज इक्वल टू 2000 इंटू I, क्योंकि ये 2 किलो ओम रजिस्टर है तो इसको हम ओम में लिख सकते हैं 2000, और इसको करंट I 2 मिलीएम्पियर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगी V1 4 वोल्ट। इसी तरह V2 इज इक्वल टू 4000 इंटू I। ये रजिस्टर आपके पास 4 किलो ओम का है तो इसको हम ओम्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास 4000 आ जाएगा, और इसको इस करंट I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 8 वोल्ट्स। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स 1 एंड कैपेसिटर 2। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर 1 में देखते हैं कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। सो हमें इस फार्मूले का पता है W = 1/2 CV²। तो जब हम कैपेसिटर 1 की बात करेंगे तो हम इसको W1 लिख सकते हैं, इसको C1, इसको V1 लिख सकते हैं। तो इसमें C1 और V1 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 16 मिली जूल एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर 1 में, और इसी तरह कैपेसिटर 2 में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम W2 लिख देते हैं, यहाँ C2, यहाँ पे V2। इसमें जब C2 और V2 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 128 मिली जूल
and this energy is stored in capacitor 2. अब हम कैपेसिटर को जैसे कि डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर होता क्या है, उसकी यूनिट क्या है, और उससे रिलेटेड हमने 2-3 इम्पोर्टेंट फार्मूलास पढ़े हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम कैपेसिटर को पैरेलल फैशन में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसकी इक्वल आती है। सपोज आपके पास कैपेसिटर C1, C2, C3 अप टू Cn ये पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो इसका ये इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल फैशन में कनेक्टेड है तो उनमें करंट डिवाइड हो रहा है, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू In। अब यहाँ पे करंट का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज C dV बाई dt। तो यहाँ करंट्स की जगह हम इसकी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। यहाँ पे C1 dV बाई dt आ जाएगा, I2 की जगह आप C2 dV बाई dt पुट कर सकते हैं, I3 की जगह आप C3 dV बाई dt, और इस तरह In की जगह आप Cn dV बाई dt पुट कर सकते हैं। तो इसमें आप dV बाई dt कॉमन ले लें और आपके पास यहाँ पे समेशन ऑफ कैपेसिटेंस आ जाएगी, वेयर k इज इक्वल टू 1 अप टू n, एंड इट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, क्योंकि dV बाई dt और dV बाई dt कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। The equivalent capacitance of n parallel connected capacitor is the sum of the individual capacitance। तो जैसे कि हमने रेजिस्टर के केस में देखा था कि जब रेजिस्टर सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं तो उनकी जो टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उनको हम सिंपली ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपने देखा है कि जब कैपेसिटर आपके पास पैरेलली कनेक्टेड है तो आप उन हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को सिंपली ऐड अप करके टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीरीज कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर्स को हम इस फॉर्म में जब आप कनेक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं सीरीज सर्किट। और अब आइए देखते हैं कि सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है। अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि करंट सेम है, जबकि वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। सो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय KVL V of t इज इक्वल टू V1 of t प्लस V2 of t अप टू Vn of t। अब हम वोल्टेज का जो हमने फार्मूला देखा था, जो ड्राइव किया था फार्मूला, उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो टोटल वोल्टेज की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 बाय C इक्विवेलेंट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू t I dt इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें आपके पास करंट सब में सेम है तो हम इंटीग्रल वेयर लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी टू t I इंटू डी टी, इसको कॉमन ले लेते हैं और आपके पास पैरेंथेसिस में 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई Cn आ जाएगा। और इस तरह आपके पास ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी सीरीज में जब कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो ये जो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है, ये बिल्कुल हमने जब पैरेलल कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने रेजिस्टर के केस में
जब उसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इट मीन्स के टोटल रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में जो हम रेजिस्टर में फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाती हैं। यहाँ पे जब हम सीरीज में कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो इसकी फॉर्म वो आती है जब रेजिस्टर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर आपके पास 2 कैपेसिटर्स हों और वो सीरीज में कनेक्टेड हों तो आप उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। Example 5. Find the equivalent capacitance seen between terminals A and B of the circuit in the figure. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं एंड देन दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विद दिस कैपेसिटर एंड देन दिस होल ग्रुप इज इन पैरेलल विद दिस कैपेसिटर एंड फाइनली दिस होल ग्रुप इज इन सीरीज विद 60 माइक्रोफैरेड। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5, तो ये 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। देन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज इन पैरेलल विद 6 माइक्रोफैरेड एंड 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स। तो इनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं 4 प्लस 6 प्लस 2, तो आपके पास 30 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। एंड फाइनली 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज इन सीरीज विद 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो इसका इक्विवेलेंट आप सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करें ऊपर न्यूमरेटर में और इसको डिवाइड कर दें सम ऑफ दीज 2 कैपेसिटेंस। तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी 20 माइक्रोफैरेड। Example 6. For a circuit in figure, find the voltage across each capacitor. अब इस फिगर में हमने V1, V2 और V3 फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर 20 मिलीफैरेड एंड 40 मिलीफैरेड ये दोनों पैरेलल में है, तो आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास 60 मिलीफैरेड बन जाएगा और उसके बाद 60 मिलीफैरेड जो इन दोनों का सम होगा वो 30 मिलीफैरेड और 20 मिलीफैरेड के साथ सीरीज़ में है। तो आप इसका इक्विवेलेंट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं और आपके पास इक्विवेलेंट आ जाएगा C इक्विवेलेंट 10 मिलीफैरेड के इक्वल। सो अब हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ हम C इक्विवेलेंट पुट कर देते हैं जो कि 10 मिलीफैरेड आया है और उसको वोल्टेज 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा 0.3 कूलम्स। सो दिस इज द चार्ज ऑन द 20 millifarad and 30 millifarad capacitor because they are in series with the 30 volt source. A crude way to see this is to imagine that charge acts like current since I is equal to dq by dt. तो ये दोनों क्योंकि सीरीज में है तो इन दोनों में सेम चार्ज होगा। सो हम V1 फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, तो यहाँ Q की वैल्यू अब हमारे पास आई थी 0.3, उसको पुट कर दें डिवाइडेड बाई C1 की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 15 वोल्ट्स। अब V2 हम फाइंड आउट करते हैं। V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 और Q की वैल्यू अगेन 0.3 यहाँ पुट कर दें और C2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं विच इज़ 30 मिलीफैरेड, तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट्स की इक्वल। जब आपके पास V1 और V2 की वैल्यूज आ जाएंगी तो
नाउ बाय यूजिंग KVL हम V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो V3 इज इक्वल टू 30 माइनस V1 माइनस 2. तो अगर इसको मैं KVL अप्लाई करूँ इस सर्किट के ऊपर तो हम लिख सकते हैं V सोर्स इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. तो यहाँ V3 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस V1 माइनस V2. तो आपके पास V3 आ जाएगी 5 वोल्ट के इक्वल. Alternatively, since 40 millifarad and 20 millifarad capacitors are in parallel, they have the same voltage V3, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, and their combined capacitance is 60 millifarad. तो V3 हम फाइंड आउट कर सकते हैं by using this formula Q by C, and it is equal to 0.3 divided by 6 into 10 raised to the power minus 3. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V3 की वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट. तो अगर आप V3 इस तरीके से फाइंड आउट करें या इस तरीके से फाइंड आउट करें, आपके पास सेम आंसर आएगा. अब हम बात करते हैं इंडक्टर की. इंडक्टर इज अ पैसिव एलिमेंट and it is designed to store energy in its magnetic field. जैसे कि कैपेसिटर में हम देखा था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, whereas इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड. इंडक्टर फाइंड numerous applications in electronics and power system, and they are mostly used in power supplies, transformers, radios, TVs, radars and electric motors. Any conductor of electric current has inductive properties and may be regarded as an inductor. आपके पास कोई भी वायर हो, कोई भी कंडक्टिव वायर हो या कंडक्टिव कोई मटेरियल हो तो उसकी कोई ना कोई इंडक्टेंस होगी. But in order to enhance the inductive effect, a practical inductor is usually formed into a cylindrical coil with many tons of conducting wire. लेकिन क्योंकि वो सिंगल वायर जो है, ऑल दो इसमें कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगी, लेकिन हमें एक सोफिस्टिकेटेड इंडक्टर बनाने के लिए स्पेशल एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा. और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है जिसके ऊपर हम कंडक्टिव वायर को रैप करते हैं. An inductor is made of a coil of conducting wire. So ये आपके पास इस फिगर में एक टिपिकल इंडक्टर की कंस्ट्रक्शन शो की गई है. And this inductor is formed with a wire tightly wrapped around a solid central core. इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सेंट्रल कोर है जो सॉलिड होता है और इसके अराउंड एक वायर को हमने रैप किया हुआ है टाइटली. तो इस तरह ये आपके पास एक बेसिक इंडक्टर बनता है. और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, दिस इज द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर मैनी नंबर ऑफ टर्न्स. तो इन टर्न्स को काउंट किया जाता है और ये n से इसको हम शो करते हैं. म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल. ये जो हम कोर यूज कर रहे हैं ना, इसकी परमिएबिलिटी को शो कर रहा है. A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कोर एंड L इज द लेंथ ऑफ द कोर. Inductance. Inductance or electrical inductance is a measure of the amount of magnetic flux produced for a given electric current. अगर आपके पास एक कंडक्टर है, सपोज एक वायर आपके पास लाइक दिस,
और इसमें से अगर सपोज करंट I फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा एंड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू Li। इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें तो आपके पास आ जाएगा L इज इक्वल टू psi बाय I, where L is the inductance in Henrys, I is the current in amperes, and psi is the magnetic flux in Webers. If current is allowed to pass through an inductor, it is found that the voltage across the inductor is directly proportional to the time rate of change of that current. जैसे कि हमने पहले देखा था कि psi is equal to Li, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपके पास ये आ जाएगा d psi बाई dt, यहाँ आपके पास आ जाएगा L di बाई dt, where d psi बाई dt is equal to voltage V। सो जब किसी इंडक्टर में से करंट पास करता है तो कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है एंड दैट वोल्टेज इज इक्वल टू L di बाई dt, एंड हियर L इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड इंडक्टेंस, जो हम पहले देख चुके हैं, और इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी एंड इट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द अमेरिकन इन्वेंटर जोसेफ हेनरी। इस फिगर में डिफरेंट इंडक्टर्स शो किए गए हैं। फिगर ए में आपके पास जो इंडक्टर है दैट इज सोलेनॉइडल वाउंड इंडक्टर, फिगर बी में आपके पास टोरॉइडल इंडक्टर है एंड फिगर सी में आपके पास चिप इंडक्टर है, एंड दिस इक्वेशन शोज द inductance of a solenoidal wound inductor. Here N is number of turns, L is length, A is cross sectional area, and mu is the permeability of the core. Like capacitance, the inductance of an inductor depends on its physical dimensions and construction. जो कमर्शियली अवेलेबल इंडक्टर्स हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ में हमें मिलते हैं और इनकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम फ्यू माइक्रो हेनरीज टू टेंस ऑफ हेनरीज, और जो छोटी वैल्यूज़ के इंडक्टर्स हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, और जो बड़ी वैल्यूज़ के इंडक्टर हैं उनको हम पावर सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। Inductor may be fixed or variable, and the core may be made of iron, steel, plastic or air. इंडक्टर के लिए हम दो टर्म्स और भी यूज़ करते हैं, इसको कॉइल भी कहते हैं और इसको चोक भी कहते हैं, और इस फिगर में आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के इंडक्टर शो किए गए हैं। फिगर ए में आपके पास जो इंडक्टर है उसमें जो कोर है वो एयर है, फिगर बी में आपके पास आयरन कोर इंडक्टर है, और फिगर सी में आपके पास वेरिएबल आयरन कोर इंडक्टर है। और यहाँ पे जो डायरेक्शंस हैं, जो साइंस साइन किए हुए हैं, इसको प्लस एंड माइनस, ये भी पैसिव साइन कन्वेंशन है कि इसमें पॉजिटिव साइड से जब करंट एंटर होगा तो इट मीन्स कि इंडक्टर चार्ज हो रहा है, और जब पॉजिटिव साइड से करंट लीव करेगा तो इट मीन्स कि इंडक्टर करंट रिलीज कर रहा है। जब पॉजिटिव साइड से करंट एंटर होगा इट मीन्स कि इंडक्टर चार्ज हो रहा है, और जब पॉजिटिव साइड से करंट लीव करेगा तो इट मीन्स कि इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है।
flux in inductors. The relationship between the flux in inductor and the current through the inductor is given below. जैसे कि हमने पहले देखा है कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट I फ्लो कर रहा हो तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और उसको हम इस रिलेशनशिप से शो करते हैं. अगर इसको हम ग्राफिकली देखना चाहें तो आप अगर इस एक्स एक्सिस को करंट से शो करते हैं और वाई एक्सिस को साइज से शो करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी एंड दिस स्ट्रेट लाइन शोज दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड साई. और जब कभी ये स्ट्रेट लाइन ना हो बल्कि ये नॉन लीनियर आपके पास ग्राफ आ रहा हो, इट मीन्स कि आपके पास नॉन लीनियर इंडक्टर्स हैं. लेकिन हम इस अपने कोर्स में सिर्फ लीनियर इंडक्टर्स को ही स्टडी करेंगे. IV relation of inductor. An inductor consists of a coil of conducting wire. ये डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं और ये जो फार्मूला हमारे पास आया था V is equal to dψ by dt is equal to L di by dt. अगर इसको हम ग्राफिकली देखना चाहें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है and the slope of this straight line shows the inductance L. Figure shows the relationship graphically for an inductor whose inductance is independent of current. अब यहाँ देख सकते हैं कि इस स्लोप जो है इस लाइन की वो वेरी नहीं कर रही है जबकि कांस्टेंट है, करंट के साथ चेंज नहीं हो रही है. तो जो इंडक्टर्स इस ग्राफ को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम लीनियर इंडक्टर्स कहते हैं. फॉर अ नॉन लीनियर इंडक्टर द प्लॉट ऑफ दिस इक्वेशन विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट्स इंडक्टेंस वेरीज विद करंट. और हम इस कोर्स में सिर्फ लीनियर इंडक्टर्स की बात करेंगे. और हम इस कोर्स में सिर्फ लीनियर इंडक्टर्स की बात करेंगे. अब हम करंट थ्रू द इंडक्टर फाइंड आउट करते हैं. एज वी नो दैट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू L di by dt. सो अगर इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करें तो आपके पास di इक्वल्स टू 1 by L v dt. और दोनों साइड्स को अगर आप इंटीग्रेट करें तो आपके पास करंट I इज इक्वल टू 1 by L इंटेग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t v of t इंटू dt. तो ये आपके पास करंट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा फॉर द इंडक्टर where I t naught is the total current for time less than t naught and time greater than minus infinity, and I minus infinity is equal to 0. The idea of making I minus infinity is equal to 0 is practical and reasonable because there must be a time in the past when there was no current in the इंडक्टर. सो ये जो आपके पास I माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये शो कह रहा है कि पास्ट में किसी टाइम पे इंडक्टर में करंट जो था वो 0 था और इट इज़ रीजनेबल कि मे बी उस टाइम पे इंडक्टर को चार्ज नहीं किया गया था, ये चार्ज था तो वो फुली डिस्चार्ज हो गया है. So it means कि in past history इंडक्टर पे कोई भी करंट नहीं है. Like कैपेसिटर इंडक्टर हैज़ also a memory क्योंकि चार्ज को स्टोर कर सकता है और जब कभी भी हमें चाहिए तो हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं. अगेन हम
इंडक्टर की डेफिनेशन देखते हैं कि इंडक्टर इज डिजाइन टू स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है कि कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर एज इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब हम पावर की बात करते हैं। पावर इन एन इंडक्टर, पावर का फार्मूला हमें पता है कि P इज इक्वल टू वी आई, तो V इज इक्वल टू LdI/dt इंटू आई, तो ये आपके पास पावर का फार्मूला बन जाएगा। अब हम एनर्जी बात करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट इज फ्रॉम -∞ टू t p dt। तो इसमें P की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि हमारे पास J है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी के लिए जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी 1/2 Li²। अगेन मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से आती हैं, तो इसलिए मैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। Now we talk about some important properties of inductor. This is the voltage across the inductor. When the current through an inductor is constant, then the voltage across the inductor is 0, same as a short circuit, because here is the derivative of current with respect to टाइम। तो जब आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि जब आपके पास कांस्टेंट करंट होगा तो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0 आ जाएगी। जब वोल्टेज आपके पास 0 होगी तो इट मीन्स कि इंडक्टर आपका एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। द करंट थ्रू एन इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। According to equation V is equal to LdI/dt, a discontinuous change in the current through an inductor requires an infinite voltage, which is not physically possible. Thus, an inductor opposes any abrupt change in the current through it. For example, the current through an inductor may take the form shown in figure. अब फिगर ए में आपको एक वेव फॉर्म नज़र आ रही है। इंडक्टर में से इस फॉर्म का करंट पास कर सकता है बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस। बट फिगर बी में आपको जो वेव फॉर्म नज़र आ रही है ये एक यहाँ पे अब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि द इंडक्टर करंट कैन नॉट टेक दिस फॉर्म। However, the voltage across an inductor can change abruptly. Like the ideal capacitors, the ideal inductor does not dissipate energy. The energy stored in it can be retrieved at a later time. The inductor takes power from the circuit when storing energy and delivers power to the circuit when returning previously stored एनर्जी। के जैसे हमने पहले बात की कि एनर्जी डिसिपेशन इंडक्टर्स और कैपेसिटर में नहीं होती। इंडक्टर्स एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब चाहिए होती है तो उसको रिलीज कर देते हैं। द इंडक्टर कैन बी यूज्ड टू जनरेट अ हाई वोल्टेज, फॉर एग्जांपल यूज्ड एज एन इग्नाइटिंग एलिमेंट। इंडक्टर जो होते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं द मॉडल ऑफ अ प्रैक्टिकल इंडक्टर। ये आपके पास प्रैक्टिकल इंडक्टर की फिगर है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडक्टर के साथ सीरीज में एक
वाइंडिंग रेजिस्टेंस है RW, और पैरेलल में एक कैपेसिटेंस है जिसको वाइंडिंग कैपेसिटेंस कहते हैं। और इसमें क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर्स दोनों मौजूद हैं तो इसमें इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव दोनों इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन आइडियली हम इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं। Now we solve some examples related to inductor. The current through a 0.1 Henry inductor is I of t is equal to 10t e raised to power minus 5t amperes. Find the voltage across the inductor and the energy stored in it. So हमें voltage का फार्मूला पता है, V is equal to L di by dt, and L की वैल्यू गिवन है 0.1 हेनरी। इस वैल्यू को इसमें आप पुट करें और यहाँ करंट की वैल्यू पुट करें 10 इंटू टी इंटू एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस 5t, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी e रेज़ टू पावर माइनस 5t इंटू 1 माइनस 5t वोल्ट्स। और अब हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। सो एनर्जी का फार्मूला हमें पता है कि W इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। तो यहाँ पे L की वैल्यू और I की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 5t स्क्वायर एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस 10t जूल। एग्जाम्पल 2, फाइंड द करंट थ्रू अ 5 हेनरी इंडक्टर if the voltage across it is V of t is equal to 30t square for time greater than 0 and voltage is 0 for time less than 0. Also find the energy stored within time greater than 0 and time less than 5 seconds. Assume that initially inductor is not charged. So I of 0 is equal to 0. तो इसका सोल्यूशन ये गिवन है एज I is equal to 1/L इंटेग्रल t नॉट टू t V of t dt प्लस I t नॉट, दिस इज द करंट थ्रू द इंडक्टर। तो हमें L की वैल्यू गिवन है 5 हेनरी, तो इसमें हम L की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें हम V of t की वैल्यू पुट करते हैं 30t स्क्वायर, और I t नॉट हमें 0 गिवन है तो इसमें पुट करते हैं, और इसको आप जब इसका इंटीग्रेट करेंगे इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 2t क्यूब। अब हम पावर फाइंड आउट करते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, तो इसमें हम V और I की वैल्यू पुट करते हैं। V की वैल्यू हमारे पास है 30t स्क्वायर और I की वैल्यू गिवन है 2t क्यूब। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 60t रेज़ टू पावर 5। और अब हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है ये होता है, और इसमें हम जब P की वैल्यू पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू 156.25 किलो जूल। और एनर्जी को हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनर्जी एट टाइम 5 माइनस एनर्जी एट टाइम 0, तो इन दोनों के फार्मूलेस हम ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे हम 5 पुट कर देते हैं और यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपने क्योंकि 0 to 5 सेकंड ये इंटरवल है जिसमें हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो एक दफ़ा टाइम 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा हम टाइम 5 पुट करेंगे। तो इसमें जब आप L और I की वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी 156.25 किलो जूल।
so which is the same as obtained before. Example 3. Consider the circuit in figure A under DC conditions. Find I, VC and IL. This is I, this is VC and this is IL. B. The energy stored in the capacitor and inductor. कैपेसिटर और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। अंडर डीसी कंडीशंस कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट एंड इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी। तो अब इसमें हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 ओम रजिस्टर का इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ से पाथ ब्रेक हो रहा है। तो आपके पास जो टोटल करंट होगा दैट इज़ इक्वल टू V बाय R। तो वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट्स और टोटल रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम प्लस 5 ओम, तो 6 ओम बन जाएगा। तो आपके पास करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो अब हम VC की बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो हमारे पास सर्किट की फॉर्म ये बनती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज होगी वो आपके पास VC होगी। सो ये वोल्टेज बनती है अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। सो VC इज इक्वल टू 5 इंटू टोटल करंट I। तो इसको आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास VC की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट्स। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो उसका फार्मूला ये होता है WC इज इक्वल टू 1/2 CVC स्क्वायर। तो C की वैल्यू हमारे पास 1 है, उसको हम पुट कर देते हैं, और VC की वैल्यू हमारे पास थी 10 वोल्ट्स। उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू 50 जूल। अब हम इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमें फार्मूला पता है कि WL इज इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर। तो 1/2 इंडक्टर की वैल्यू 2 पुट कर दें और करंट की वैल्यू I की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी 4 जूल। सो 4 जूल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर्स इन सीरीज। अगर आपके पास इंडक्टर इस तरह कनेक्टेड हो तो हम कहते हैं कि इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। और अब इनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आइए वो देखते हैं। क्योंकि ये इंडक्टर सीरीज़ में है और सीरीज़ में हमें पता है कि वोल्टेज डिवाइड हो रही होती है। सो अगर हम KVL अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। सो हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू L di/dt। तो इन वोल्टेजेस की जगह हम इनकी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। तो V1 इज इक्वल टू L1 di/dt, V2 इज इक्वल टू L2 di/dt, V3 इज इक्वल टू L3 di/dt एंड Vn इज इक्वल टू Ln di/dt। तो इसमें di/dt कॉमन ले लेते हैं और आपके पास ये बन जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। तो इसके बाद आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, इसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं where k is equal to 1 to n Lk। तो ये di/dt और ये di/dt कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जो L इक्विवेलेंट आ जाएगा वो इस इक्वेशन के इक्वल होगा। L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। इंडक्टर्स इन पैरेलल।
इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि इंडक्टर्स को हम पैरेलल फैशन में कनेक्ट किया हुआ है और इसकी टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस किसकी इक्वल होती है, आइए उसको फाइंड आउट करते हैं। आप इस फिगर में देखें कि यहाँ पे जो टोटल करंट आया है वो डिवाइड हो रहा है I1, I2, I3 अप टू IN। सो बाय KCL वी कैन राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN, और हमें पता है कि दिस इज़ द फार्मूला फॉर करंट थ्रू इंडक्टर। तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास I1 की जगह हम इसको पुट जब करेंगे तो आपके पास K की जगह 1 आ जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू 1 बाई L1 इंटेग्रल लिमिट इज फ्रॉम T0 टू T V dt प्लस I1 T0। इस तरह I2, I3 और IN की वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और इसके बाद आपने ये वाली टर्म इसमें से कॉमन ले लेनी है। तो आपके पास 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 अप टू 1 बाई Ln जहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और इसको फिर आप इस टर्म को इस टर्म के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास 1 बाई L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 अप टू 1 बाई Ln आ जाएगा। सो जब इंडक्टर्स पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5, फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। तो इसका सलूशन देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 20 हेनरी, 12 हेनरी एंड 10 हेनरी ये तीनों सीरीज में, तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 42 हेनरी बन जाएगा। उसके बाद 42 हेनरी जो है वो 7 हेनरी के पैरेलल है, तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 हेनरी बन जाएगा। उसके बाद 6 हेनरी जो है वो 4 हेनरी और 8 हेनरी के साथ सीरीज में है, तो हमारे पास जो L इक्विवेलेंट है वो 18 हेनरी के इक्वल आ जाएगा। एंड दिस इज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और इसको आपने खुद सॉल्व करना है, और इस प्रॉब्लम में आपने L इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल 6, फॉर द सर्किट इन फिगर हमें करंट गिवन है IT। इफ I2 of 0 is equal to minus 1 milliampere, find part A I1 of 0, part B V of t, V1 of t and V2 of t, part C I1 of t and I2 of t। तो ये आपके पास करंट I है, ये आपके पास वोल्टेज V1 है, ये आपके पास करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये आपके पास वोल्टेज V2 है, और ये आपके पास टोटल वोल्टेज V है। तो इसका सॉल्यूशन गिवन है। I of t हमें गिवन था विच इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से हम I of 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें t की जगह हम 0 जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये 4 मिली एम्पियर के इक्वल आ जाएगा। एंड I1 of 0, क्योंकि I1 करंट ये वाला है और हमें I of 0 गिवन है जो यहाँ से करंट आ रहा है, तो जो हम इस करंट में से I2 of 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास I1 of 0 आ जाएगा 5 मिली एम्पियर्स के इक्वल। अब इस सर्किट का हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो विच इज इक्वल टू 2 + 4 पैरेलल टू 12, तो L इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा 5 हेनरी के इक्वल। अब हम Vt की बात करते हैं। सो Vt इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट di/dt। तो इसमें L इक्विवेलेंट की वैल्यू हम 5 हेनरी पुट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारे पास करंट था I जो ये गिवन है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास V of t की वैल्यू आ जाएगी दिस वन।
इसके बाद हम V1 ऑफ टी की बात करते हैं। सो V1 ऑफ टी इज इक्वल टू, अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे LdI/dt। तो V1 के लिए हमारे पास L की वैल्यू 2 हेनरी है, तो यहाँ हम L की जगह 2 पुट करेंगे और यहाँ पे अगेन हम करंट का डेरिवेटिव ले लेंगे जो ये गिवन है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास V1 ऑफ टी की वैल्यू ये आ जाएगी। और V2 ऑफ टी हम यहाँ पे अगर इस जगह पे KVL अप्लाई करें, सो V में से अगर हम V1 ऑफ टी माइनस कर देंगे तो आपके पास V2 ऑफ टी वोल्टेज आ जाएगी और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V2 ऑफ टी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम इसका पार्ट C सॉल्व करते हैं। सो करंट का फार्मूला ये गिवन है। I1 ऑफ टी फाइंड आउट करने के लिए हम, क्योंकि I1 करंट ये वाला है जो इंडक्टर 4 हेनरी में से पास कर रहा है, तो यहाँ हम L की जगह 4 पुट करेंगे और यहाँ पे इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 वो यहाँ पुट करेंगे इस फार्मूले में और यहाँ पे I1 ऑफ 0 आ जाएगा और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरह हम I2 ऑफ टी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम L की वैल्यू 12 पुट करेंगे, यहाँ की हो गया और यहाँ V2 ऑफ टी की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे करंट I2 ऑफ 0 की वैल्यू पुट करेंगे और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I2 ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी दिस वन। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि ये आपके पास नोड है, टोटल करंट इज इक्वल टू I1 ऑफ टी प्लस I2 ऑफ टी। तो इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशंस हैं ये आपने इसको खुद सॉल्व करना है। अब इस स्लाइड में ये एक टेबल है और इस टेबल में हमने अभी तक जितने भी पैसिव एलिमेंट्स पढ़े हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, उनसे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हमने ड्राइव किए हैं वो इस टेबल में हमने उनको कंबाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम वी रिलेशन की बात करें तो रेजिस्टर के केस में हमने देखा है कि V इज इक्वल टू आई आर। कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज होती है क्रॉस द कैपेसिटर इट इज़ इक्वल टू दिस एंड इंडक्टर के केस में वो वोल्टेज होती है LdI/dt के इक्वल। अगर हम I V रिलेशन की बात करें तो रेजिस्टर के केस में I इज इक्वल टू V/R, कैपेसिटर के केस में I इज इक्वल टू C dV/dt और इंडक्टर के केस में I के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। पावर और एनर्जी की हम बात करें तो रेजिस्टर में हम जब पावर की बात करते हैं तो पावर हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं I²R और V²/R। कैपेसिटर के केस में एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV², इंडक्टर के केस में एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Li²। इसी तरह जब आपके पास सीरीज रिलेशनशिप की हम बात करते हैं रेजिस्टर में तो उसमें हम सिंपली रेजिस्टर्स को ऐसे ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास सीरीज़ में R इक्विवेलेंट इसके इक्वल होता है, जबकि सीरीज़ में जो C इक्विवेलेंट होता है वो इसके इक्वल होता है और इंडक्टर में L इक्विवेलेंट इसके इक्वल होता है। इस तरह जब हम पैरेलल रिलेशन की बात करें तो रेजिस्टर में जब आपके पास रेजिस्टर्स दो पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट ऐसे हम लिख सकते हैं। इस तरह जब कैपेसिटर्स आपके पास पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो आप उसका इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं और जब इंडक्टर पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट हम ऐसे लिख सकते हैं। एट DC रेजिस्टर सेम बिहेव करता है जबकि कैपेसिटर जो है वो एज एन ओपन सर्किट बिहेव करता है, जबकि इंडक्टर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। सर्किट वेरिएबल that cannot change abruptly. This is not applicable in resistors
कैपेसिटर के केस में वोल्टेज जो होता है ये कंटिन्यूस होता है, जबकि इंडक्टर के केस में जो करंट है ये कंटिन्यूस होता है और ये अब्रप्टली चेंज नहीं होते। एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर्स एंड inductor. Circuit elements such as resistors and capacitors are commercially available in either discrete form or integrated circuit form. Discrete form वो होती है जिसमें आपके पास कुछ सिंगल कंपोनेंट्स होते हैं, और IC या इंटीग्रेटेड फॉर्म वो होती हैं जिसमें आप बहुत से कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक जगह पे उनको रख देती हैं। तो unlike capacitors and resistors, inductors with appreciable inductance are difficult to produce on IC substrate. Therefore, inductors really come in discrete form and tend to be more bulky and expensive. For this reason, inductors are not as versatile as capacitors and resistors, and they are more limited to applications. However, there are several applications in which inductors have no practical substitute. They are routinely used in relays, delays, sensing devices, pickup heads, telephone circuits, radio and TV receivers, power supplies, electronic motors, microphones and loudspeakers, to mention a few. कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं जो कि इनको यूजफुल बनाती है इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। नंबर 1 is the capacity to store energy makes them useful as temporary voltage or current sources. Thus they can be used for generating a large amount of current or voltage for a short period of time. Capacitor oppose any abrupt change in voltage, while inductor oppose any abrupt change in current. This property makes inductor useful for spark or arc suppression and for converting pulsating DC voltage into a relatively smooth DC voltage. Number 3 property is capacitor and inductor are frequency sensitive. This property makes them useful for frequency discrimination. The first two properties are put to use in DC circuits, while the third one is taken advantage of in AC circuits. अब मैं इस एक दो स्लाइड्स में कैपेसिटर और इंडक्टर को समराइज करता हूँ, जो हमने इस कैपेसिटर और इंडक्टर से रिलेटेड फार्मूलास पढ़े हैं और जो कैपेसिटर और इंडक्टर से रिलेटेड कुछ important properties देखी हैं। Number 1 is the current through a capacitor is directly proportional to the time rate of change of the voltage across it, and I is equal to C dV by dt. The current through a capacitor is 0 unless the voltage is changing. Thus a capacitor acts like an open circuit to a DC source. Point number 2 is the voltage across a capacitor is directly proportional to the time integral of the current through it. तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे। This is the formula for voltage across capacitor. And the voltage across a capacitor cannot change abruptly. Point 3 is capacitor in series and in parallel are combined in the same way as conductances. Point 4 is the voltage across an inductor is directly proportional to the time rate of change of the current through it. और इसका फॉर्मूला ये गिवन है, V is equal to L di by dt. The voltage across the inductor is 0 unless the current is changing. Thus an inductor acts like a short circuit to a DC source. The current through an inductor is directly proportional to the time integral of the voltage across it, and this is the formula for the current through the inductor. The current through an inductor cannot change instantly. Point number 6 is
Inductors in series and in parallel are combined in the same way resistors in series and in parallel are combined. Point number 7 and the last point is, at any given time t, the energy stored in a capacitor is half CV square, while the energy stored in an inductor is half Li square. तो आज के लेक्चर में हमने इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है और हमने देखा है कि कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं इन कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस, इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस. तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.